नमस्कार। आज हम भागलपुर ज़िले में हैं और यहाँ के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता से आपको मिला रहे हैं, अलका पांडे जी से। और क्या इनका सोचना होता है और क्या कैसे क्या किस भूमिका में है, जिस तरह की देखते हैं आजकल कचहरी में कितने लोगों की तादाद रहती है, कितनी तरह की समस्याएं आती है, इन्हीं सब संदर्भ में, विशेष करके महिलाओं के संदर्भ में जो घरेलू हिंसा का वातावरण बनता है, तो वे किस तरह कोर्ट कचहरी तक आते हैं और कैसे कैसे प्रयास निपटाए जाते हैं। तो इन्हीं सब संदर्भ में आज इनसे कुछ हम बात करते हैं। मैडम नमस्कार। आप मैडम किस किस मामले को देखते हैं? मैं 3 क्षेत्र में काम कर रही हूँ। एक क्रिमिनल भी देखती हूँ, मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक बात जिससे आप करते हैं, एक घरेलू हिंसा जो महिलाओं के घर में वो रहती हैं उनके साथ जो हिंसा किया जाता है, ऐसे मामलों की मैं राय देखती हूँ। घरेलू हिंसा का जो है क्षेत्र अभी व्यापक कर दिया गया है, इसमें क्या 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 मामला आता है मैडम? घरेलू हिंसा मतलब जो भी महिलाएं, चाहे बेटी हो बहू हो, ऐसी बात नहीं घरेलू हिंसा में सिर्फ बहुएं आती, बेटी बहू पत्नी कोई भी हो सकती है, जिसके साथ घर में मेल जो जितने भी उनके साथ रहने वाले मेंबर्स हैं, मेल मेंबर के साथ जो लोग उनके प्रति हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, ऐसी घटनाओं को हम घरेलू हिंसा में लाते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बहू के साथ ही ससुराल में हो, महिला लेडी है तो वो मैके में है तो बेटी के साथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये सब घरेलू हिंसा में आता है। बहन के साथ हो सकता है, माँ के साथ हो सकता है, हुआ चाची नानी दादी जो भी कई जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर घर में किसी प्रकार की हिंसा होती है उसको हम घरेलू हिंसा के तहत लाते हैं। ये तो भी व्यापक तौर पर हम लग रहा है कि मुझे अभी हमने इंडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें 50% मैं आपको कहूँगी घरेलू हिंसा सही है, 50% गलत। क्योंकि हम लोग केस जब देखते हैं तो जब मैटर आता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जब भी आते हैं तो जब फैक्ट बताने की बात होती है तो वो अगर गलत भी होते हैं तो अपनी सारी जो भी भावना है सही या गलत वो हम लोग के पास ज़रूर रखते हैं। अब हैंडल करना हम लोग का काम है, लेकिन हम देखते हैं कि 50% अगर महिलाएं गलत हैं तो 50% पुरुष भी गलत हैं। तो क्या लगता है मैडम, छोटा छोटा मामला बड़ा बन जाता है, ऐसा भी होता है क्या जब घरेलू स्तर पे? बिल्कुल, महिलाएं जब घर में सुरक्षित तो नहीं है, ये तो बहुत सारी इसके पीछे कार्य, इसमें डिटेल में उतना मैं जानना नहीं चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं भी हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुष भी हैं तो वो भी हमारे अपने ही हैं, कोई अलग हम लोग हैं नहीं, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे नहीं। लेकिन महिला जो भी घर में है अभी के दौर में हमको लगता है 75% महिलाएं असुरक्षित हैं घर में, अपने घर में, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो चाहे माँ हो चाहे बहन हो, जो भी हो असुरक्षित। 25% ही घर हमको ऐसा लगता है जहाँ महिलाओं को रेस्पेक्ट दिया जाता है। अब महिला की जो एक कद्र होती है, जो उनका हर रेस्पेक्ट देने की बात होती है, जो उनका रहन सहन देखभाल मेंटेनेंस 25% घर में ही प्रॉपर वे से होता है, अदरवाइज 75% घर में बिल्कुल नहीं होता है। महिलाएं प्रताड़ित ही की जाती है। मुझे लगता है मैडम आप सम्मान की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान घर में मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। और जो महिलाओं के हित में जितने कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये कानून किस हद तक उन्हें सम्मान दिला पा रहे हैं? देखिए, मैं तो एडवोकेट हूँ और अगर सही बात अगर मैं फ्लोर पे लाऊंगी तो बहुत लोग मेरा अपोज भी करेंगे, लेकिन फैक्ट आना चाहिए जी। हमेशा फैक्ट की बात हो, क्योंकि परिवार की जब भी बात होती है तो उसको पैचअप करके बात को रखने से क्या होता है, बात जहाँ की तहाँ रह जाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आप ये जानिए कि जहाँ तक प्रॉपर वे में भरण पोषण की बात होती है परिवार में महिलाओं का, वहाँ कुछ महिलाएं जो हैं 75% मैं कह रही हूँ, 75% महिलाएं घर में प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही है, महिलाएं भी हैं, उनमें भी बहुत खामियां हैं जो जिसके लिए वो प्रताड़ित होती हैं। लेकिन जेन्युइन में 50% महिला रियल में प्रताड़ित होती हैं, चाहे वो हस्बैंड के थ्रू हो, चाहे बाप के, चाहे भाई के, चाहे दादा जो भी मेल मेंबर हो उनके थ्रू। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात आप कहते हैं, एक महिला अपने घर में जब रहती है तो वो अपने को एकदम सुरक्षित ही करती है, लेकिन जब घर में ही उसको उसकी इज्जत को लूट लिया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, ये कह के कि चलो अगर ये बात तुम बाहर लोगे तो तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे,
उनको हम घर से निकाल देंगे। महिलाओं के साथ बहुत मजबूरियाँ भी हैं। अगर जो वर्किंग हैं वो फेस कर लेती हैं, चलो निकाल दोगे तो निकाल दो, लेकिन जो वर्किंग नहीं है उनको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और हर महिला तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा नहीं पाती है। देखिए ये भी इसके हम आपको फेवर हम नहीं करेंगे। अब हम मुझे तो लगता है कि जो महिलाएं घर में हैं, जो घर में बैठी हैं, चूल्हा चौका बस यही तक सीमित हैं, मौका आने पर वो भी कोर्ट कचहरी चली आती हैं, थाना चली जाती हैं। इसमें पीछे महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि जागरूकता इतनी बढ़ गई है, टीवी और मोबाइल इतना ज़्यादा मैंने इसके प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है, महिला बिल्कुल जागरूक हो चुकी है, वो कहीं भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन ये भी हमारे मैंने जितने भी जागरूकता बढ़ रही है, जितने भी अधिनियम महिला के फेवर में एक्ट जितने भी आ रहे हैं, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। आज जागरूकता की बात होती है मैडम, शहरी क्षेत्र के तो देखते हुए कुछ लोग जागरूक हैं, विशेषकर महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की जागरूकता देखते हैं? देखिए मेरे न्यायपालिका जो है ये तो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। ये मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने लोक अदालत भी यहाँ पर है, जिसके द्वारा मैंने समय समय पर ये गांव में महिलाओं के लिए, चाहे पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लोग रखते हैं। और हर इशू पर, हर टॉपिक पर, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पेरेंट्स का अधिकार क्या है, उनको किनसे मेंटेनेंस लेना है, ये हमने बहुत तरह की कानूनी सलाह जो है लोग शिविर करके लोग को एड्रेस करते हैं, बताते हैं। ये तो हमारे न्यायालय के द्वारा हर शहर में, हर गांव में किया जा रहा है। और उसके बाद अभी जो पंचायत व्यवस्था जो हुई है, पंचायत में भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसको निपटाया जाता है, वहाँ से भी अवेयरनेस जागरूक हो रही हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग। इसलिए आप ऐसा ना कहें कि ग्रामीण लोग हमारे जो भी कानून है, प्रक्रिया है, इससे अनभिज्ञ है, सारे लोग को जानकारी है। और सबसे बड़ा जो जानकारी का मीडिया है वो आपका टीवी है जी, मोबाइल है। हमेशा टीवी पर मैं देखती हूँ कुछ न कुछ कानून की बातें, कुछ न कुछ सबके अधिकारों की बातें होती रहती है। तो महिला हर जगह, घर में कानून की बात की अगर बात की जाए तो इसमें टीवी और मोबाइल तो सबसे सुपर है। तो लोग तो जानते ही हैं। वो लोग ऐसा आप अगर कहते हैं इस ज़माने में कि कैसे मालूम हो, मुझे तो लगता है कि उन लोग को ज़्यादा ये पहचान है कि कौन कानून किसके हित में कितना है। अच्छा मैडम, बाल विवाह के खिलाफ तो सरकार ने बहुत से कानून बनाई है, और क्या ऐसे मामले आज भी देखने को आते हैं आप लोग की नज़र में? बहुत सारे बाल विवाह जो है, पहले तो हमारे यहाँ प्रथा था, कम एज में शादी हो जाती थी। लेकिन अभी जो है, अभी प्रथा कस्टम में नहीं है, अभी खरीद बिक्री की बात चल रही है। जैसे मान लीजिए उम्र का तगाजा है, जो पुरुष 50 बरस के हो गए, 60 बरस के हो, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, 15 साल 16 साल की लड़कियां खरीद के ले आता है, शादी कर लेता है। तो ये तो प्रथा की बात ना कहीं, यहाँ खरीद बिक्री की बात हो रही है। बाल विवाह जो है अभी के समय में खरीद बिक्री की व्यवस्था है। जिसके पास पैसे हैं वो 1 2 3 4 जितनी चाहिए लड़कियों को खरीद के ले आइए, शादी कर लीजिए, घर में रखिए। ये बात है, बाल विवाह पर तो रोक है। अधिकतर मामले मैडम किन कारण से उपजते हैं, आपको कैसा लगता है मैडम? किस बात कि पारिवारिक हिंसा या विवाह विच्छेद जैसी बातें जो होती है, और विशेष करके अभी के मामले जैसे कि लव मैरिज का भी प्रचलन बढ़ते जा रहा है क्रमशः, तो क्या इनकी संख्या किस अनुपात में देखते हैं आप? देखिए, एक बात तो मैं आपको 100% मैंने फैक्ट बता रही हूँ कि दहेज खत्म हो गया है। दहेज आज के ज़माने में दहेज नहीं है। मैं तो बहुत सारे केस को रीड कर रही हूँ, देख रही हूँ, दहेज नहीं है। और जहाँ तक लव मैरिज की बात कर रहे हैं, ये तो आसानी से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन 99% जो लव मैरिज है वो असफल रहता है। 1% सही रहता है। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि जो कस्टम से जो अरेंज मैरिज है वो भी सफल रहता है। हमको तो लगता है कि वो भी करीब करीब असफल ही रहता है, क्योंकि 2 बातें बहुत बड़ी हैं जो ना परिवार समझता है, ना लड़कियां समझती हैं, ना लड़के समझते हैं। क्योंकि कहीं भी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना होता है। अगर लड़की सही है तो लड़का नहीं, अगर लड़का सही है तो लड़की नहीं, अगर लड़का लड़की सही है तो परिवार नहीं। कुछ बातें ऐसे होती है, चाहे तो लड़के वाले का परिवार चाहे लड़के वाले का परिवार, जो कि दोनों के बीच फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, दोनों
अलग होने की बात सोचने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग जब सर्विस में जॉब में रहते हैं तो फिर हमको लगता है कि शादी कोई लोग तो कोई मायने ही नहीं रह गया है। नहीं, आज आपके साथ हैं, कल उनके साथ, कल किसके साथ। ये मैरिज, शादी व्यवस्था जो हमारे समाज में हिंदू धर्म में था, जो एक संस्था के रूप में जो धार्मिक विचार से हम लोग उसको देखते थे, धर्म के आधार पर उसको लेते थे, एक बार जिससे शादी आपकी हो गई वो 7 जन्म तक रहेगा, वो खत्म हो गया। तो क्या लगता है मैडम, ये विच्छेद का कारण क्या है? क्या वो महिला पुरुष का आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना है या कानूनन उन्हें शक्ति दे दी? कोई कानून की कहीं बात नहीं, उनका आर्थिक रूप से माने अपने इंडिपेंडेंट हो जाना है। या अपना कल्चर में कुछ संक्रमण आ गया है, कुछ हम लोग पाश्चात्यकरण की ओर ज़्यादा अभिमुख हैं। ये देखिए, पाश्चात्य की जहाँ तक बात आती है, मॉडर्न एक बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, ऐसे में बहुत अपने को जानकार नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी मॉडर्निटी जो आजकल गार्जियन भी इसके पीछे परेशान है, बच्चे को वो मॉडर्न बना के रखना, अपने को मॉडर्नाइज करना। लेकिन मॉडर्निटी का एक्चुअली सच में जो है, फ्रैंक होना, फ्री होना, इंटेलिजेंट होना, सारे काम को एकदम इंटेलिजेंटली सारे काम को सर्वाइव करना, वैसे आदमी को कहते हैं मॉडर्न। लेकिन अभी का जो मॉडर्न का जो डेफिनेशन है बिल्कुल डिफरेंट है। कपड़े पहन लीजिए, होटल में खा लीजिए, घूम लीजिए, घर में लोगों से जितना दूर रहिए, खाना नहीं बनाइए, चाहे फीमेल हो चाहे हम फीमेल है, माफ़ी चाहेंगे महिलाओं से, इसलिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन जब शादी होती है तो हमेशा ये बात सोचने की, चाहे आप कितनी पढ़ी लिखी रहिए, नौकरी कीजिए, अगर शादी करती है तो घर बसाने की बात सोचिए। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को कंप्रोमाइज करके जीना होगा। दोनों को परिवार का जो है जीवन में महत्व तभी बिल्कुल। मैं तो ये देखती हूँ बहुत सारे केसेस है, मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगी क्योंकि किसी के लाइफ का सवाल है जी। बहुत सारे मेरे पास केसेस ऐसे हैं जो कि हस्बैंड से बहुत मैंने 15, 20, 25 साल अलग रही। उसके बाद जब हमने उससे पूछा कि भाई तुम इस तरह से रह रही हो, घर क्यों अच्छा से रहती हो, कमाती हो, तो उसका कहना हुआ क्या कमाते ठीक है, घर में भी रहते हैं, लेकिन जब घर खाली करने की बात होती है तो सामान ढोने में बहुत दिक्कत आ जाती है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो हमने कहा क्यों नहीं तुम शादी कर लो। तो हाँ, अगर मेरी शादी हो जाती है तो आ रहे हैं। हमने इनिशिएटिव लिया, शादी करवाया, और आज वो बहुत लकीएस्ट, बहुत हैप्पीएस्ट लाइफ जी रही है। और जब उसको हम देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो वो बात रियलाइज़ करती है कि परिवार का वैल्यू जो है वो सबसे सुपर है, सबसे ऊपर है। अगर चाहे ये महिलाएं मानती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर को मानना पड़ता है, लेकिन जब हर चीज़ बर्बाद होता है उसके बाद फिर पीछे आप नहीं आ पाते हैं, समझ में नहीं आता है। आज वाइफ को छोड़ दिए आप, हस्बैंड को आप छोड़ दिए, मैंने महिलाएं छोड़ देती हैं, दोनों अलग अलग हो गए, वो किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ हैं, बच्चे कहीं और हैं। लेकिन एक एज जो आफ्टर 50 आता है, उस एज में दोनों आदमी को ये मालूम होता है कि हमने बहुत गलत किया, लेकिन उसके बाद पीछे फिर मुड़ कर देखने का समय फिर लौटाया नहीं जा सकता। तो मैं तो महिलाओं से, चाहे कितनी भी आप पढ़ी लिखी हो, चाहे पुरुष, आप कहीं भी हो, मेरा तो रिक्वेस्ट होगा इस चैनल से कि आप घर बसाएं, शादी करें तो घर बसाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करके जिएं। और हम जितने भी भाई बहनों देख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव होकर रहें, प्रताड़ित ना करें, घरेलू हिंसा पर रोक लगाएं, क्योंकि बहू, बेटी, बहन, माँ सब प्रताड़ित हो रही हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ, बहुत सारे केसेस मेरे पास हैं जहाँ पर लड़कियों का सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन घर में हुआ है। ये बात फ्लोर पर, मैंने हमको लगता है कि 5% ये फ्लोर पर आती है, 50% जहाँ का तहाँ दबा दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, मैं देख रही हूँ, वाइफ हस्बैंड में जब भी फ्रिक्शन होता है, डिवोर्स हो गया, अलग हो गया, सेपरेट रह रहे हैं, ऐसे में बच्चे सफ़र करते हैं। अगर बच्चे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपके बच्चे दो ही तरह से वो सर्वाइव करते हैं। चाहे तो वो बहुत दूर तक, बहुत ऊंचे स्तर पर लाइफ जीता है, इसलिए कि अपने पेरेंट्स की लाइफ से वो अलग जीना चाहता है, और नहीं दूसरा तो सबसे बड़ा क्रिमिनल बनता है। और ऐसे बच्चे जिसके पेरेंट्स के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं हुआ, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहुत
मैंने गिर जाती है, वो बच्चा सर उठा के नहीं चल सकता है। आप जब भी शादी करते हैं, अगर बच्चे पैदा करते हैं तो कम से कम बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उनके बारे में सोचिए और ज़िंदगी जिए। ये तो बहुत गलत है। कानून, ठीक है, कानून तो मैं कोर्ट में हूँ, जितने केसेस आएंगे तो इससे तो हमको फ़ायदा है, लेकिन जितने भी महिलाओं के लिए तो बहुत सारी कानूनें बनी हैं, लेकिन हमको लगता है जितनी कानूनें बन रही हैं, आ रही हैं, उतनी ही महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं वो और दिन वो दिन नीचे चली जा रही है। जहाँ सशक्तिकरण का मामला है, मुझे तो लगता है कि महिलाएं वही सशक्त हैं जो स्वयं आगे बढ़ी हैं। किसी के अगर मैंने बिहाइंड एक्शन मास्टर माइंड से, चाहे किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ती हैं, तो ऐसी महिला को मैं सशक्त नहीं कहूँगी। सशक्त होने का मतलब है आप खुद आगे बढ़िए, समाज को खुद रास्ता दिखाइए। महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो घर को संवार देती हैं, उजाड़ देती हैं, दोनों हैं महिलाएं। तो आप आगे बढ़िए। आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं को सरकार का भी बहुत बार ऐसा आता है कि भाई इतना % दे दिया, इसमें दे दिया, लेकिन आप दे के करते क्या है? महिलाओं का तो एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आप ले जाके पंचायत में बैठा दिए, मिनिस्टर बना दिए, ये किए, लेकिन मुझे तो लगता है मैंने 10% को छोड़ के सब तो बेकार है। ऐसा रिजर्वेशन किस काम का? मतलब दबदबा पुरुष प्रधान समाज का है। इंडिया जो है आज भी जो है डोमिनेट करते हैं पुरुष, पुरुष प्रधान, लेकिन कुछ कुछ लगता है नेचर में तो चेंज आता ही है। अब महिलाएं भी करने लगी हैं, जिससे आप पुरुष को बहुत परेशानी होने लगी है, क्योंकि आप इतना दबा के रखें तो आज वायलेंट हो गई, आज वायलेंट हो गई है। आप मैंने आप वो वायलेंट हो गई या हम उस वो अपेक्षा नहीं किए थे और वैसा हम महसूस करने लगे। ये तो नियम है, ये तो नेचर का नियम है। 100 साल के बाद मैंने इन्वायरमेंट में परिवर्तन आता है, मौसम बदलता है, तो आप इतने दिनों से महिलाओं को अपने एकदम अंडर रखे, लेकिन आज अब वैसी बात नहीं है, तो आपको भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, महिला हूँ, मेरे भी बेटे हैं, मेरे भी हस्बैंड हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी घर में बहुत तरह की बात है, लेकिन एक कंप्रोमाइज करके जीना, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटा हो, चाहे किसी के लिए जीना चाहिए। मैंने कंप्रोमाइज जो है सबसे बड़ी बात है। और एक सब, ये तो आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप, जो अभी एकदम बर्निंग क्वेश्चन है, जो कि इंडिया को बिल्कुल सूट नहीं करता है। भारतीय समाज में ये चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करता है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हमारे यहाँ ये डेकोरम नहीं है, ये भारत में कि लिव इन रिलेशनशिप जिसके साथ हम चाहें रह लें, फिर छोड़ दें, फिर उसके साथ रहें, ऐसी बात। लेकिन मैडम अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन के रिलेशन के बाद जो बच्चा होगा उसका भी हक होगा। सुप्रीम कोर्ट तो एक तरह से मान्यता दे रही है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जो क्या है लोग समझते नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का कुछ डेफिनेशन क्या है कि कौन किसके साथ रह सकता है। जैसे अगर महिला है वो भी अनमैरिड है, पुरुष है वो भी अनमैरिड है, महिला विडो है, पुरुष जो है वो भी विडोवर है, चाहे अनमैरिड है, चाहे दोनों डाइवोर्सी है। इस तरह के लोग जिसके साथ एक पार्टनर जो है उसका मैंने नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चाहे वाइफ चाहे हस्बैंड का एक पार्टनर मैंने लीगली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, साथ में नहीं है, तो वैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मैंने लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन ये तो कोई है नहीं। आप बहुत जगह देखिएगा तो हस्बैंड है, वाइफ भी उसकी है, तो बाहर रह रहा है तो किसी और के साथ है, वाइफ है तो किसी के, वो तो मैंने लीगल नहीं है। लेकिन बच्चे तो देखिए, बच्चे तो क्या है, हमारा कानून ही ऐसा है, बच्चे तो किसी से किसी का हो जाता है, आप उसके लिए पेनलाइज किए जाएगा, लेकिन बच्चे आपके हैं तो आपको मैंने प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, उसको लीगल माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप के बाद मैडम कहीं न कहीं महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता मिली, आपने मानते इस बात को? बिल्कुल, ये हमारे कानून, देखिए फिर कानून की बात आती है। कानून में ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंने कहा है लिव इन रिलेशनशिप को माना गया, लेकिन फिर बाद में उसका ऑप्शन भी डाले हैं वो कि ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। हाँ, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं, मैंने भारत के लिए अनुकूल नहीं है, बाहर होता है अलग बात है। तो इस बात को तो मान के चलना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन जो है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी आप नहीं किए, किसी थर्ड पर्सन से किए, तो ये तो गलत। लिव इन जैसे रिलेशन जैसा कोई मामला मैडम आप लोग के पास आया अभी तक भागलपुर जैसे शहर के लिए? ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कोर्ट में नहीं आया है, लेकिन ऐसे मैंने शहर में तो बहुत है। क्योंकि जब भी मैं फेसबुक पे देखती हूँ तो लोग वो अपना प्रोफाइल में देते हैं, तो उसमें देते हैं लिव इन रिलेशनशिप, ये तो पढ़ती हूँ,
तो मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। अच्छा मैडम, अंत में कुछ वैसे महिलाओं के लिए आपसे कुछ सलाह या कुछ संदेश मैडम उनको, जो कि पीड़ित हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते हैं। देखिए, मैं तो प्रैक्टिस में हूँ, प्रैक्टिस 2002 से कर रही हूँ, और मैंने जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी महिलाएं या पुरुष जो भी हो, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो केस कोर्ट में आके नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ खर्चा होता है। कोर्ट में आने के बाद बहुत ज़्यादा आपके पास जो भी है सारे पैसे खर्चे हो जाएंगे, कैसे होंगे ये मैं नहीं जानती। तो नहीं है तो उसका केस तो मैं देखती हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो बिना पैसे के हमने देखा है और आज भी देख रही हूँ। लेकिन मेरा भी कोई लिमिटेशन है, लेकिन मैंने अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास भी आ जाएगा तो फिर हम भी उतना देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं देखती हूँ। ये मैंने इन प्रिंसिपल हम इन प्रिंसिपल रहते हैं कि ऐसा लोग ना सोचे कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो मैं केस नहीं लड़ सकती या लड़ सकता। मैं हूँ, अगर हमारे पास तक उनका अप्रोच हो जाता है, चाहे आप लोग भी हैं, मीडिया में हैं, अगर ऐसे आदमी मिले तो ले आइए, तो मैं देखूँगी। इतना समय कर सकती हूँ, ऐसा करते हैं जी। कर रही हूँ, आज भी करती हूँ, आगे अगर रहूँगी तो करूँगी, मैं करती हूँ। तो इस तरह की जब भावना मैडम रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने पैसे से आप संतुष्टि मिलती होगी। ये तो बात है। इतना तो अब यहाँ जो भी मैं अर्निंग करती हूँ या नहीं करती हूँ वो मैंने नहीं रखता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर सोच के यहाँ आती हूँ कि जितना मैं काम करके गई, ईमानदारी से गई, लोगों को मैंने न्याय दिलाया और मैं ईमानदारी से काम की, वो मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। करप्शन तो हर जगह है, जी जी, वो कहीं एक भी ऐसा जगह नहीं जहाँ करप्शन नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको, एक नाम नहीं बोलूँगी, एक सीबीआई वाले मेरे पास आए थे जो रैंक से इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बताया नहीं, तो कुछ ऐसी बातें चली, तो हमने कहा कुछ ऐसी बातें जैसे आपसे मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रही हूँ, उसी तरह उनसे भी मैं कर दी। तो उन्होंने एक वर्ड हमसे कहा, मैडम 90% सबसे क्षमा मैं चाहूँगी इस बात के लिए, बुरा लगे तो भाई मुझे क्षमा कर देंगे आप लोग, 90% लोग करप्ट हैं, 10% ऑनेस्ट हैं। तो 10% में आप कहाँ कहाँ खोजिएगा इस दुनिया में, आपको कितने लोग मिलेंगे? अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो आपको ऑड मैन आउट लोग कर देगा। बोले बिल्कुल राइट, इससे चुप रहना ज़्यादा बेटर। जो हो रहा है मैं देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ, जो हमारे बस की बात है उतना सा कर देती हूँ, उससे आगे मैं नहीं बढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा कोई कहीं अप्रोच नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं काम करती हूँ ऑनेस्टली। इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या बोलूँ। और जहाँ तक महिलाओं की सवाल है, मैं भी महिला हूँ, मैं कि ससुराल हर चीज़ मुझे है, लेकिन महिलाओं के साथ तो हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन इसमें महिला भी जिम्मेदार है, पुरुष महिला भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिला ही खराब है, पुरुष ही अच्छे, दो जिम्मेदार, साथ परिवार भी, परिवार भी, जहाँ महिला वाइफ हस्बैंड अगर अच्छे हैं तो परिवार वाला, चाहे मैके वाला हो ससुराल वाला हो, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब दोनों का जीना जुगर है, जहाँ हस्बैंड अच्छे हैं वहाँ वाइफ खराब है, जहाँ वाइफ अच्छी है वहाँ हस्बैंड खराब है, तो जिए तो कैसे जिए। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड जो है ये हम लोग के डिक्शनरी से, अब हम लोग के समाज के, हम परिवार के डिक्शनरी से कॉम्प्रोमाइज़ सब निकल गया, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो जीना है तो जीना है। ठीक है मैडम, आपने समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।